हिंदू समाज को क्या चैन से जीने का मौका मिलेगा? क्या हमको ये एक खुली हवा में आज के युवा सांस ले पाएंगे? अगर मैं दोषी ठहराते रहूं 50 साल पहले, 100 साल पहले जो कुछ भी हमारे लोगों ने किया, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, बादशाहों ने भी, मौलानों पक्ष आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर जो आक्रांता आए थे उन्होंने अपने मजहबी जुनून में यहाँ हिंदुओं की आस्था के जो बड़े बड़े मंदिर थे, जो बड़े बड़े स्थान थे, उन पर उनको जानबूझकर उनको इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए उनको तोड़ा था। आपका जो डर है कि भाई ये तो एक पेंडोराज बॉक्स ओपन हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर मस्जिद के ऊपर क्लेम हो जाएगा, हर तरह के इस तरह से पेंडोरा बॉक्सेस खुल जाएंगे, तो क्या यह भारत के लिए, भारत की तरक्की के लिए दो हिंदू मुस्लिम बड़े समुदायों के बीच में एक खाई पैदा करने वाली बात नहीं होगी? केस में जो उस समय का जो इंटरनल मेरी जानकारी है, उसको जी जान से इसलिए लड़ा गया था कि अयोध्या अगर मान लीजिए कहीं निकल गया तो बाकी जो है काशी मथुरा वो तो सामने दिख रहे हैं खड़े हुए। हम अब कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे, वुजू खाने में पूजा की मांग करेंगे, और अंदर जाएंगे जहां जहां तस्वीरें लगी हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि जज साहब जब वाराणसी के कोर्ट के ये कह रहे हैं कि सिर्फ उनको पूजा करने की अनुमति 1991 बार नहीं कर रहा है, तो क्या कार्बन डेटिंग बार करेगा? दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अब्बर जैदी और आप सबका स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की अपील सुनवाई योग्य है और दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से इस केस पर सुनवाई न करने के लिए अपील की जा रही थी और उन्होंने सुनवाई न करने के पीछे उपासना स्थल यानी कि विशेष उपबंध अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 का हवाला दिया। क्या है ये पूरा मामला, आज इस पर हम बहस करेंगे और हमारे साथ दो गेस्ट और अहम मेहमान मौजूद हैं। संजय दीक्षित जी, जिनको आप जानते हैं, और अतीकुर रहमान, वो भी जाना माना चेहरा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, मैं ये जो बहस है या हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसकी शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोर्ट में चैलेंज भी किया है। तो जो अभी हम देख रहे हैं कि फैसले के बाद से जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें एक बड़ा रिएक्शन ओवैसी जी का भी है। वो कहते हैं कि जो फैसला है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। आप इसको पूरे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ओवैसी जी ने उस जजमेंट को जो पढ़ा है और उसको उन्होंने सीपीसी की नज़रियात से पढ़ा है, क्योंकि ये जो केस है वो एक प्रिलिमिनरी इशू पे था और प्रिलिमिनरी इशू मेंटेनेंस का है जो सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 में आता है। और उसका जो है जजमेंट में पूरी तरह से उन्होंने विश्लेषण किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो सेटल्ड लॉ है इसका ऑर्डर 7 रूल 11 का, उसमें यह है कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 जिसमें ये कहा जाएगा कि आप मेंटेनेबिलिटी चैलेंज कर रहे हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं है, तो वो उसके 3-4 पहलू होते हैं। उससे पहला एक तो वैल्यूएशन का होता है कि आपकी प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया गया। दूसरा फिर उसमें ये होता है कि आप प्रॉपर वैल्यूएशन तो किया गया लेकिन जो पूरा वैल्यूएशन है वो जमा नहीं किया गया। और फिर उसका एक डी क्लॉज है जो कहता है कि साहब कि ये सूट जो है वो बार्ड बाय लॉ है। तो ये उसके जो ग्राउंड्स होते हैं जिसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की प्लेंट को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इन्होंने 711 के क्लॉज डी के अंतर्गत इसको चैलेंज किया था कि दिस सूट इज बार्ड बाय लॉ, और उसमें 3 उन्होंने कानून जो थे उसका सहारा लिया था। उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था 1991, वक्फ एक्ट था 1995
और उसके बाद काशी टेम्पल एक्ट 1983, जिसके अंतर्गत ये जो पूरा का पूरा जो अहाता है आदि विश्वेश्वर मंदिर का, जिसकी यदि आप परिभाषा देखें तो बहुत वृहत है, और उस परिभाषा में आप उस वृहत परिभाषा को देखेंगे तो जो विवादास्पद स्थल है वो भी उसमें संभवतः आ जाएगा। तो इसके ऊपर उन्होंने यह कहा कि हमें केवल इस स्टेज पर देखना होता है यह कि जो वाद में जो कथन किए गए हैं, यानी जिनको अंग्रेजी में प्लीडिंग्स बोलते हैं, कि प्लेंट में जो प्लीडिंग्स हैं, जो वाद के कथन हैं, उनको ही केवल हमें देखना होता है। ये ऑर्डर 7 रूल 11 का जो सेटल्ड लॉ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें यह है कि आप जो रिटन स्टेटमेंट या कोई किसी प्रकार की और एविडेंस जो है वो आप नहीं देखते हैं। तो उन्होंने जब ये इसको वाद के कथन को देखा तो इसमें उस निष्कर्ष पे पहुंचे, जिसका उन्होंने विस्तृत विवेचन किया है, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यह सूट बार्ड बाय लॉ नहीं है। क्यों नहीं है उसका उन्होंने विस्तार से विवरण कर दिया। अब यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है ऑर्डर 7 रूल 11 पे, प्रिलिमिनरी इशू पे, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इतना ज़्यादा हाय तौबा जो है ये OSCE या इत्यादि और लोग हैं वो क्यों मचा रहे हैं। उनके पास लीगल कोर्स खुला हुआ है। ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन ये जो डिसमिस होती है तो उसमें तो ये इतना माइनर होता है, ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन, इसकी जो इसको इतना माइनर समझा जाता है कि इस रिजेक्शन के लिए CPC में अपील तक प्रोवाइडेड नहीं है। आप ये देखिए CPC का सेक्शन 143 है, उसमें कौन से ऑर्डर्स हैं जिनकी अपील हो सकती है, उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 का नाम नहीं है। ऑर्डर 7 रूल 11 में यदि वो स्वीकार होकर सूट डिसमिस हो जाए तो ही अपील हो सकती है। ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन यदि रिजेक्ट हो जाए तो अपील तक का प्रावधान नहीं है। उसके लिए आपको जो हाई कोर्ट की स्पेशल पावर है रिवीजन की, उस रिवीजन में जाना पड़ेगा सेक्शन 115 के अंतर्गत। सेक्शन 104 की जो अपील है वो नहीं है इसमें प्रोवाइडेड। तो इसके ऊपर इस स्टेज पर इतना हाय तौबा मचाना कि साहब के बहुत भारी अनर्थ हो गया, अन्याय हो गया। वैसे भी जो कोई भी साइड इसमें लूज करता, चाहे मुस्लिम साइड ने लूज किया तो वो जाएगा हाई कोर्ट रिवीजन में, यदि हिंदू साइड लूज करता तो वो अपील में जाता क्योंकि उसका सूट डिसमिस हो जाता अगर ये एक्सेप्ट हो जाती तो मुझे लगता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको हमें पूरा सम्मान देते हुए और जो इसका निर्णय अंतिम आता है वहाँ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि अंततः निर्णय तो ये जाके मुद्दा ऐसा है कि अंततः तो जाके निर्णय उच्चतम न्यायालय में ही होना है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखो रहमान साहब, OSCE ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि इस तरह के जो केसेस हैं उस पर जो कोर्ट का फैसला है, क्योंकि काफी अहम और बहुत बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया, उससे उसके बाद से कहीं ना कहीं और बहुत सारे लिटिगेशंस निकलेंगे और हम वापस 80 और 90 के दशक में पहुंच जाएंगे। आप किस तरह से देखते हैं, या मुस्लिम पक्ष की हम बात करें तो वो इस पूरे फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी शुरुआत है, इस पर सुनवाई शुरू होगी, जैसे कि संजय जी ने भी कहा कि अंततः फैसला जाकर सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। जी जी अंबर, धन्यवाद जो आपने इस चर्चा में शामिल किया, और संजय जी ने बड़ी अच्छी तरह से अपनी बातें रखी, बड़े लीगल पहलू के ऊपर वो बात रखी। मैं इतनी लीगल पेचीदगियों को समझ नहीं पा रहा हूँ, और ये इसी चीज का मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा संजय जी का, आपका भी, कि आखिर भारत के लोगों को इन लीगल जो एक कॉबवेब है इससे कब निकाला जाएगा, कब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या के मामले में इन बातों को उजागर करने की कोशिश की थी कि क्या भारतवासियों को कभी चैन की राहत मिलेगी, इस तरह के जो विवाद हैं उनसे बचकर हम और जो हमारी प्रायोरिटीज है इस पे ध्यान देने का मौका मिलेगा। हिस्ट्री की बात की थी कि भाई हिस्ट्री के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रेजेंट के ऊपर तो कम से कम हमारा कंट्रोल है। तो ये जो लीगल चीजें हैं, इसमें एक बात जो संजय जी ने
बताई, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन जानना चाहूंगा संजय जी से कि संजय जी, आपने कहा कि क्योंकि आपने चैलेंज किया है इसको, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, और अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये रद्द हो जाएगा, और ये जब रद्द हो जाएगा तो क्या ये सही नहीं होगा कि ओवैसी जी की बात सही हो जाएगी कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे मंदिरों के ऊपर जो क्लेम्स हैं, सॉरी मस्जिदों के ऊपर जो क्लेम्स हैं, वो क्लेम्स की राह खुल जाएगी। लेकिन मैं उस चर्चा में नहीं जा, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, आपने भी कहा क्योंकि कि अगर ये मेरी अपील मंजूर हो जाती है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रद्द हो जाता है तो पूरे के पूरे ज्ञानवापी के ऊपर दावा हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं हूं संजय जी? देखिए, मैं एक आपको थोड़ा सा इसमें स्पष्ट करूं। ये बात सही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया। उसको चैलेंज करने के जो कारण है वो कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि उसमें जो है कई तरह के डिस्क्रिमिनेशंस हैं। एक तो अयोध्या केस और अन्य केसेस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है सबसे पहले। दूसरी बात, उसमें जो है जो 15 अगस्त 1947 की जो दिनांक है वो आर्बिट्रेरी है, ये हमारा कंटेंशन है। तीसरा जो उसमें पहलू आता है वो ये है कि आप किसी के भी सिविल राइट्स को एजिटेट करने के लिए उसको कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। वो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें डेमोक्रेसी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उस डेमोक्रेसी का जो एक बेसिक एलिमेंट है वो एक्सेस टू जस्टिस है। तो आप एक्सेस टू जस्टिस आप यदि प्रिवेंट करते हैं तो आप एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर को ही हिट कर देते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया जा रहा है, उसके जो ग्राउंड्स हैं वो क्या हैं? क्योंकि जब वो कहते हैं, सेक्शन 3 है उसका, एक सेक्शन 3 में कहते हैं कि साहब इसका कन्वर्शन किसी भी रिलीजियस प्लेसेस का नहीं होगा। तो जो पिटिशंस आई हैं उनमें दो तरह की पिटिशंस हैं। एक पिटिशंस उस प्रकार की हैं जो पूरे के पूरे एक्ट को चैलेंज करती हैं, और उसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4 सारे के सारे उसमें सम्मिलित हैं। और कुछ पिटिशंस ऐसी हैं जिनको मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, वो केवल सेक्शन 4 को चैलेंज करती हैं। अब सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 में जो ये है, ये कहा गया है कि साहब कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो वैसा का वैसा रहेगा। अब प्रश्न इसमें यह है कि आप रिलीजियस कैरेक्टर का आपने नाम तो ले लिया। वैसे मैं इसका इतिहास जो है, अभी मैंने एक शो किया है, उसमें बताया कि जो इतिहास जिस समय एक्ट ड्राफ्ट हुआ था वो कैसे हुआ था। क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में लंबे समय तक रहा हूँ, मुझे इसके इतिहास पता है। उस समय भी मैं IAS में था। तो ये जो है वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट ला के पेश किया गया था, और उसमें बगैर ज़्यादा दिमाग लगाए नरसिम्हा राव की सरकार ने उसको पारित कर दिया गया था। ये सारा का सारा जो इसके हेवी लिफ्टिंग की थी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की थी। उनका ड्राफ्ट था ये, और उनका ड्राफ्ट उसके ऊपर यदि कोई एक्ट लागू हो गया और उसमें लूप होल्स रह गए तो ओवैसी साहब को शिकायत किससे होनी चाहिए? हमसे तो नहीं होनी चाहिए, उनको शिकायत होनी चाहिए उनके अब्बाजान मरहूम से, जो उस समय थे, जिंदा थे, और उन्होंने ही इसमें पूरी लीड ली थी इस तरह का एक्ट लाने में। और वो तो सबके ऊपर रोक लगा देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार की उस समय हिम्मत नहीं हुई कि अयोध्या का मुद्दा इतना हॉट था कि उसके ऊपर रोक लगा सके, वो नहीं किया उन्होंने। उसके बाद फिर क्या होता है, यही जो रोक की बात हुई आपकी 1900 जिसमें ये कहा गया कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके तुरंत बाद 1993 में, उसके 2 साल बाद, यानी जब आपके बाबरी मस्जिद वाला 6 दिसंबर की घटना के बाद में, वो अयोध्या का केस लाया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम क्यों जा रहे हैं, जो ये डिस्क्रिमिनेशन जो बता रहे हैं, कोर्ट की जो एक्सेस रोकी गई, उसका कारण बता रहा हूँ कि जो 1993 अयोध्या एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज एक्ट लाया गया 1993, उसमें भी उन्होंने यही प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि जो सारे जो कोर्ट केसेस हैं वो सब बंद हो जाएंगे, जो अयोध्या के जो मामले में भी जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और फिर उसको चैलेंज किया गया। वो इस्माइल फारूकी का बहुत प्रसिद्ध निर्णय है, निश्चित रूप से अतीक और रहमान साहब उससे परिचित होंगे। तो इस्माइल फारूकी के केस में जब वो अयोध्या एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज एक्ट जब चैलेंज हुआ, तो
उसमें उन्होंने एक्ट को तो अपहोल्ड कर दिया कि एक्ट जो है वो इंट्रावायरस है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, लेकिन उसमें जो कोर्ट केसेस को अबेट करने का, कोर्ट केसेस को समाप्त करने वाला जो क्लॉज था उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। वो जो एक पार्ट था उसका, उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि आप किसी को भी कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। तो जो काम उस एक्ट में हुआ, जो प्रावधान उस एक्ट में स्ट्राइक डाउन हुआ, तो इस एक्ट में क्यों नहीं होगा? कि एक एक्ट में तो आप कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब आप कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते, और 1991 वाले एक्ट में वही प्रावधान उसी प्रकार चला आ रहा है। तो ये जो विभेद है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिफरेंस है, हम तो इसको चैलेंज कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात मैं आपको सही बताऊं कि ये जो इसमें जो प्रावधान डाला गया है ना रिलीजियस कैरेक्टर का, वो रिलीजियस कैरेक्टर का डाला गया है, उसमें ये नहीं है कि कोई भी जो व्यक्ति किसी भी परिसर के पर काबिज हो, उसके पोजेशन में हो, तो उसका जो घोषणा, उसकी जो घोषणा है वो अंतिम हो, ये नहीं है। उसमें ये है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी भी स्थान का था 15 नवंबर 1947 को, वो बरकरार रहेगा, वो वैसे का वैसा रहेगा, यथास्थिति रहेगी। तो अब ये रिलीजियस कैरेक्टर कैसे टेस्ट होगा? रिलीजियस कैरेक्टर अगर टेस्ट किया जाएगा तो वो कैसे होगा? क्या केवल घोषणा पर्याप्त है कि इंतजामिया कमेटी घोषित कर दे कि यहाँ ये मस्जिद है, तो वो घोषणा मान ली जाएगी एज इट इज, या कि उसका लीगल एग्जामिनेशन होगा? यह प्रश्न है। जी जी अंबर, मैं आऊं? जी जी प्लीज। जी संजय जी, देखिए मैंने आपसे कहा कि बहुत कानूनी पेचीदगियों में आप उलझा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था, मैटर ही कोर्ट केस का है, तो कोर्ट केस में अगर राइट लॉ की बात नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? राइट, लेकिन मैं आम जनता के पॉइंट, लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं संजय जी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज और लीगल ल्यूमिनरीज जो है ना, वो अपना एक स्थान बरकरार रखती हैं हमारे समाज के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बिल्कुल लेमैन की हैसियत से, और अयोध्या के जजमेंट के बाद जो भारतवासियों ने चैन की सांस ली थी कि भाई अब ये मामला सेटल हो गया, और मुस्लिम समाज ने भी चाहते ना चाहते पॉलिटिकल पार्टी जो ओवैसी साहब की जो वक्तव्य थे उनको आप अगर साइड में हटा दें, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मुस्लिम्स ने भी चैन की सांस ली थी कि भाई ये मामला सब सेटल हो गया, अब कुछ ऐसा होगा नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो आपने चैलेंज किया है ये कल खारिज भी हो जाएगा। 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो सकता है भारत सरकार रिपील कर दे, अमेंड कर दे। तो कल जो मामला जो वाराणसी कोर्ट में आया, उसमें प्राइमरीली जज साहब ने क्या कहा कि जो लेडीज का 4-6 लेडीज का जो प्रेयर था, वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी दीवार पर पूजा करने का था 24/7 365 डेज, और ये अनुमति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत बार नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये एक बात हो गई। आप ये मेरी बात पहले सुन लीजिए। अब हम इसके साथ साथ में वक्तव्य क्या सुन रहे हैं विष्णु हरि जैन साहब की, उनके जो फादर हैं उनके, कि भाई हम अब कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे, वुजू खाने में पूजा की मांग करेंगे, और अंदर जाएंगे जहां जहां तस्वीरें लगी हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि जज साहब जब वाराणसी के कोर्ट के ये कह रहे हैं कि सिर्फ उनको पूजा करने की अनुमति 1991 बार नहीं कर रहा है, तो क्या कार्बन डेटिंग बार करेगा, या वुजू खाने में कल पूजा की अनुमति बार करेगा या नहीं करेगा? उसके साथ साथ में आ जाइए, अगर आपका पिटीशन मंजूर हो जाता है और 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी खारिज हो जाता है, तो ओवैसी साहब का जो डर है कि भाई ये तो एक पेंडोराज बॉक्स ओपन हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर मस्जिद के ऊपर क्लेम हो जाएगा, हर तरह के इस तरह से पेंडोरा बॉक्सेस खुल जाएंगे। तो क्या यह भारत के लिए, भारत की तरक्की के लिए, दो हिंदू मुस्लिम बड़े समुदायों के बीच में एक खाई पैदा करने वाली बात नहीं होगी? एक नफरत का तूफान नहीं ले आएंगे हम इन सब चीजों से?
देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ कि रिलीफ जो थी वो क्या मांगी गई थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी है वो उस रिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आप कह रहे हैं श्रृंगार गौरी की बात, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन रिलीफ क्या थी वो मैं आपको इसमें सुना देता हूँ कि क्या रिलीफ मांगी गई है। इसमें जो इसका क्लॉज ए है वो कहता है, ये है सूट नंबर 693 ऑफ 2021, decree the suit A, decree the suit for declaration declaring that plaintiffs are entitled to have darshan, puja and perform all the rituals of Ma Shringar Gauri, Lord Ganesh, Lord Hanuman and other visible and invisible deities within old temple complex situated at settlement plot number 9130 in the area of Ward and Police Station दशाश्वमेध डिस्ट्रिक्ट वाराणसी। इसी के साथ इन्होंने परमानेंट इंजंक्शन मांगा है कि इन परफॉर्मेंस ऑफ डेली दर्शन पूजा आरती भोग एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल्स बाय डिवोटीज ऑफ गॉडेस मां श्रृंगार गौरी एट स्थान ऑफ लॉर्ड आदि विश्वेश्वर along with Lord Ganesh, Lord Hanuman, Nandi ji and other visible and invisible deities। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं, वो केवल माता श्रृंगार गौरी के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु आया है इसी सूट के अंदर, वो कहता है अदर विजिबल एंड इनविजिबल डेटीज। तो विजिबल डेटीज जो हैं उस पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, वो कैसे पता चलेगी? उसके लिए सर्वे मांगा गया था, तो सर्वे ऑर्डर कर दिया, और उस सर्वे में जो कुछ मिला, एक कुछ तो विजिबल मिली, इनविजिबल जिसको शिवलिंग कह रहा है हिंदू पक्ष, वो मिला, वो इनविजिबल था, वो प्रकट हुआ, उसको तो सुप्रीम कोर्ट तक ने प्रोटेक्ट कर दिया। तो इसलिए इसमें तो अभी जो विजिबल और इनविजिबल डेटीज का जो पूरा का है वो दैट प्रैक्टिकली कवर्स एवरीथिंग। तो इसमें यह कहना कि केवल माता श्रृंगार गौरी का इसमें मांगा गया है रिलीफ, वो भी सही नहीं है। उन्होंने पूजा अर्चना दर्शन भोग जितनी भी वहां पर विजिबल इनविजिबल डेटीज है उनके सबके संदर्भ मांगा है। बस 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर जो आक्रांता आए थे उन्होंने अपने मजहबी जुनून में यहाँ हिंदुओं की आस्था के जो बड़े बड़े मंदिर थे, जो बड़े बड़े स्थान थे, उन पर उनको जानबूझकर उनको इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए उनको तोड़ा था। और ये कम से कम औरंगजेब के परिप्रेक्ष्य में तो पूरी तरह से स्थापित है। उनके जो कोर्ट, जो उनके अखबारात हैं कोर्ट के, उसमें लिखा हुआ है, जो उनके मासिर आलमगीरी डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखा हुआ है, जो आपके जेम्स प्रिंसेप इत्यादि के बाद के डॉक्यूमेंट्स है, सब में लिखा हुआ। मतलब ये तो ऐसा है, बल्कि मैं इसमें एक थोड़ा सा डाइवर्शन करूंगा कि अयोध्या केस में जो उस समय का जो इंटरनल मेरी जानकारी है, उसको जी जान से इसलिए लड़ा गया था कि अयोध्या अगर मान लीजिए कहीं निकल गया तो बाकी जो है काशी मथुरा वो तो सामने दिख रहे हैं खड़े हुए। यानी कोई भी नंगी आंखों से जाकर और देख ले उस मस्जिद को, वो किन दीवारों पर खड़ी हुई है, कोई भी देख के कह देगा। बिल्कुल आपने सही कहा संजय जी। अच्छा अतीकुर रहमान साहब, ये बात तो है जो संजय जी ने भी कही, और कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने तुड़वाया और मस्जिद का निर्माण किया गया। दावा ये भी है कि औरंगजेब ने 1699 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई है। तो ऐसे में जो स्ट्रक्चर विजिबल है, जैसे मथुरा और काशी की बात करते हैं, और भी कई ऐसे मस्जिदों की सूची आए दिन हम देखते रहते हैं जहां पर मंदिर के निशानात दिखाई देते हैं। तो अगर हम इस्लाम की रूह से बात करें तो ऐसे प्लेसेस जिन पर लिटिगेशन है, कब्जा किया है, तो वहां पर तो वैसे भी मस्जिद या फिर इबादत नहीं हो सकती। तो क्या जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, जैसे हम अभी मथुरा और काशी
रहते हैं, इनको वॉलेंटियरली देश और समाज के हित में देखते हुए इनको हम वॉलेंटियरली गिव अप नहीं कर सकते, हैंड ओवर नहीं कर सकते हिंदू पक्ष को? अंबर, जो भी आप कह रही हैं कि आक्रांताओं ने और औरंगजेब ने, ये इरफान हबीब जो हमारे हिस्टोरियन हैं, इन्होंने कई चैनल्स पे आके ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो फरमान जारी किए औरंगजेब ने उसके तहत ज्ञानवापी को मंदिर को तोड़ा गया और ये मंदिर बनाया गया, और भी उन्होंने हवाले दिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपका जो पहलू है कि भाई क्या वॉलेंटरीली मुस्लिम समाज आकर इन सब चीजों को पेश नहीं कर दे हिंदू भाइयों के, और एक कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर बन जाए, इसके बाद में कोई इस तरह के दावे ना हो और सब चैन और सुकून से आराम से रहें। ये पॉसिबल तब होता अंबर जब हम, भारत सरकार, भारत की और पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम लीडरशिप टूटी फूटी जैसी भी है उसको रिकग्नाइज करके उसको ऑन टेबल बुला के बातचीत करने का एक सिलसिला जारी करें। आज जो मुस्लिम लीडरशिप है टूटी फूटी जैसे भी, फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नजदीक उनकी कोई अहमियत नहीं है। उनका तो बस चले, जो स्पोक्स पर्सन आके आए दिनों डिबेट्स पे बैठते हैं वो कहते हैं ये आतंकवादी हैं, ये मिसोजेनिस्ट एलिमेंट्स हैं, और पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम उन पे लगाते हैं। मैं भी उनसे एग्री नहीं करता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। ओवैसी साहब अगर आप लीडर मान लें, उनकी भी कोई औकात नहीं है गवर्नमेंट की नजदीक में। जो मदनी साहब का ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी। तो आखिर मुस्लिम लीडरशिप को आप रिकग्नाइज कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल अयोध्या का जब मैटर एकदम पीक पर था ना अंबर, तो मौलाना वहीदुद्दीन खां जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दिल्ली में रहते थे, बड़े अच्छे इस्लामिक स्कॉलर थे, आप जानती होंगी। जी। तो उन्होंने, एक विचारों ने बड़ा अच्छा प्रपोजल समाज के सामने पेश किया था एक आयत के हवाले से कि अल्लाह कुरान की ये आयत कहती है कि कभी कोई मसला बड़ा हो जाता है तो मुसलमानों को उस मसले को खत्म करने के लिए कुर्बानी पेश करके ये कोशिश करना चाहिए कि इसको रफा दफा कर दिया जाए। उस आयत के हवाले से उन पे इतनी थू हुई थी पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से। तो देखिए अंबर, हमको रिकग्नाइज करना होगा कि आखिर रोड पे चलता हुआ मुसलमान क्या चाहता है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस टूटे फूटे क्या चाहते हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती है। आखिर हमको रिकग्नाइज करके उनको ऑन बोर्ड लेना तो पड़ेगा। कभी भारत सरकार ने ये कोशिश करने की वो नहीं, पहल नहीं। भारत, देखिए, हम जब इस तरह के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो उसके लिए हम सरकार के बुलावे का इंतजार तो नहीं कर सकते। कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी होती है देश समाज के प्रति। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि भड़काऊ हम नारेबाजी करेंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे। कुछ देश और समाज के हित में भी कदम उठाने पड़ते हैं। कुछ इनिशिएटिव आप अपनी तरफ से एक कोशिश करके शुरुआत करें और भारत सरकार को कहें कि हम इस तरह का कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो जरूर मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल सुना जाएगा। ओवैसी जी पार्लियामेंट में और अदरवाइज सब जगह बहुत जोर शोर से अपनी बात रखते हैं, भीड़ को भी वो काफी अच्छी तरह से भड़का लेते हैं। तो क्या देश हित में वो ये इनिशिएटिव नहीं ले सकते? राम मंदिर पे तो वो आज भी अफसोस जताते हैं, उस फैसले को दिल से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो क्या इसके लिए सरकार के बुलावे का इंतजार करना होगा? खुद से नहीं किया जा सकता? नहीं, खुद से भी अगर करे वो रिकग्नाइज नहीं होगा। देखिए अंबर, 2 साल पहले 1000 उलमाओं ने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम किया था, नाम ले लेके उनके खिलाफ एक बाकायदा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, मगर उसको रिकग्निशन नहीं मिला भारत सरकार से। भारत सरकार ने उन्हीं लोगों को बुला के एक बातचीत का सिलसिला स्टार्ट नहीं किया। अभी बताइए, पिछले 2-5 साल में, 6 साल में क्या भारत सरकार ने ऐसे कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाकर बिठा के बात करने की कोशिश की है? नहीं की है। बल्कि उनके स्पोक्स पर्सन इस चीज में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं कि किस तरह से इन ऑर्गेनाइजेशंस को डेमोनाइज किया जाए। मैं मानता हूं वो बहुत गलत है, बहुत खराब है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन ऑन बोर्ड बुलाकर उनको एक्सपोज तो किया जा सकता है। जब ऑन बोर्ड बुलाकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे उनके साथ में, आप उनको मुद्दे दोगे, उन मुद्दों पे बातचीत होगी, प्रेस उसको कवर करेगी। अगर वो गलत है अंबर, तो एक्सपोज हो जाएंगे समाज के सामने। और मुस्लिम युवा
उनको कंडेम करेगा कि आपने इतनी अच्छी पहल को होने से रोक दिया, यानी कि आप दुश्मन हो कम्युनिटी के। दिस एलिमेंट इज मिसिंग अंबर। संजय जी, आप क्या कहते हैं अतीकुर रहमान साहब के सवाल पर, जो सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है? देखिए, जहाँ तक अगर इसको नैरो फोकस में रखें तो ये देखना होगा भाई किसकी मस्जिद है। ये प्रश्न अयोध्या के समय भी उठा था, और शिया समाज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई ये हमारी मस्जिद है, ये मीर बाकी ने बनाई थी, वो शिया था तो वो हमारा होना चाहिए। लेकिन फिर वो कुछ वो मानना बैठा नहीं और वो सब गड़बड़ हो गया। बल्कि महाभारत का उदाहरण दिया जाता है कई बार अयोध्या वाले मामले में कि अयोध्या के समय ये संभव था और यह प्रस्ताव भी आया था और कही कि भाई आप जो है हम पूरे मामले क्लोज कर देंगे, आप हमारे जो 3 मुख्य धार्मिक स्थान हैं अयोध्या, मथुरा, काशी, इनको आप हमें सौंप दें और उसके बाद बड़ी एमिकेबली सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन फिर वो जिस तरह का है, जैसे आप जानते हैं कि भाई वो किसी आपके मसलक का है, वो किसी दूसरे मसलक का है। औरंगज़ेब ने जिनको तोड़ा है तो वो संभवतः नक्शबंदियों की मस्जिदें होंगी, तो वो नक्शबंदियों से पूछिए। वो बाबर ने तोड़ा, वो पता नहीं किसके कोई कादरी जो थे उसके ऊपर हक जमाते थे। तो इस तरह के सवालात जो आते हैं, वही महाभारत वाली पुरानी कहावत या पुराना जो महाभारत में लिखा हुआ है कि जब कृष्ण ने कहा कि तो 5 गांव दे दो और सब हम एमिकेबली सेटल कर लेते हैं, तो उन्होंने 5 गांव नहीं दिए और अंत में महाभारत हुई। तो ये जो 3 मंदिरों की बात जब चल रही थी और उस समय जो मुस्लिम सैयद शहाबुद्दीन वगैरह थे, और सैयद शहाबुद्दीन ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मान लीजिए ये प्रूव हो जाए कि इसके नीचे मंदिर था तो मैं इसको दे दूंगा। वो आपके आर्कियोलॉजी वालों ने प्रूव भी कर दिया, उसके बाद भी उसके ऊपर नहीं माने और उसको लंबा खींचा। अल्टीमेटली फिर वो हिंदू पक्ष को विजय मिली। लगभग 20 वर्ष से ऊपर 1992 की घटना हुई थी, उसके बाद 1919 में, मतलब आप देख लीजिए कि लगभग 27 साल लग गए उसके बाद। तो जहाँ तक ये सेटलमेंट वाली बात है तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई विश्वसनीयता बची है, और इसका मुख्य कारण यही है कि मुस्लिम पक्ष के लोग भी, मुझे नहीं लगता कि वो एक जाज़म पर आ सकते हैं। वहाँ पर आएंगे भी तो समस्या यही होती है कि जो जितना बड़ा हॉट हेड होता है वो उतनी बड़ी उसमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखता है, फिर उसको वो हंगामा करता है। जैसे आपने सही कहा कि आज तक ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पुराना स्टेटमेंट था कि जो भी निर्णय आएगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद भी उन्होंने राम जन्मभूमि वाले निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो जो स्थिति है मुस्लिम पक्ष की, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू पक्ष अब उन पर किसी भी प्रकार का विश्वास कर सकता है। और एक बात और बता दूं आपको कि ये जो पूरा का पूरा, यद्यपि हमने इसको चैलेंज किया हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, लेकिन जो लॉ की स्थिति है, जो हिंदू लॉ की स्थिति है, हिंदू लॉ में 2 बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स हैं और उनको राम जन्मभूमि वाली जजमेंट में सपोर्ट किया हुआ है, जिसको कल वाले निर्णय में कोर्ट भी किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने। और महंत राम स्वरूप वाला निर्णय है 1959 का, और 1965 का ठाकुर गोविंद देव जी, हमारे जयपुर का ही मैटर था, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है। और हिंदू लॉ बिल्कुल क्लियर है, ये आज से नहीं है कि आपके अंग्रेज़ों के ज़माने से सेटल्ड लॉ है। प्रीवी काउंसिल में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, सब जगह ये बिल्कुल सेटल्ड है कि जो कैरेक्टर, जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी हिंदू प्लेस का वर्शिप होता है, हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप का होता है, वो वस्तुतः मूर्ति में, कोई मूर्ति जो है वो पत्थर के टुकड़े की पूजा नहीं होती है। ये कई बार जो है संजय जी, आपकी इस बात से ना एक सवाल निकल के आया। अच्छा प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट बात है इसलिए जरा इसको कंक्लूड कर दूं। उसमें जो है वो पत्थर के टुकड़े की पूजा नहीं होती, वो जो है वो एक
आपकी ब्रह्मांड की चेतना उसमें अवस्थित है, उसकी उसमें उस माध्यम से पूजा होती है। इसलिए क्योंकि सगुण के माध्यम से निर्गुण का एक उसका आप अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो इस आधार पर ये बिल्कुल सब जगह ये एस्टैब्लिश्ड है कि मूर्ति का एक बार जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जी बिल्कुल, जहां पर एक बार प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो गई, तो वहां पर आप मूर्ति खंडित कर दीजिए, मूर्ति चोरी हो जाए, मूर्ति के ऊपर कुछ आप बना दीजिए, मूर्ति के ऊपर आप मस्जिद बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, उस स्थान का जो बेसिक रिलीजियस कैरेक्टर है वो बदलता नहीं है। तो रिलीजियस कैरेक्टर तो इन्होंने खुद लिखा, हमारे सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने खुद लिखवाया उसके अंदर रिलीजियस कैरेक्टर। तो अब उसी रिलीजियस कैरेक्टर पर वो लूज कर रहे हैं केस आफ्टर केस, तो इसमें हमारी क्या उसमें जिम्मेदारी है? आपने ही बनाया वो, आपने बनवाया वो एक्ट और उसी में आप फंस गए, क्योंकि आपको संभवतः हिंदू लॉ की जानकारी नहीं थी। रिलीजियस कैरेक्टर तो हर उस स्थान का जिसके ऊपर तोड़कर मस्जिद बनी है वो आज भी रिलीजियस कैरेक्टर उसका हिंदू है। जी अच्छा, ये सेटल्ड लॉ, मैं केवल लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं और कोई चीज अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जी मैं समझ गई आपकी बात। मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। जो ओवैसी जी ने प्रश्न जो अपने वक्तव्य में जो उनका विरोध आया है, रिएक्शन, उसमें एक बात कही है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो उसमें प्लॉट नंबर 93 को प्लॉट नंबर 94 किया गया और उसका जो टाइटल है प्लॉट का वो चेंज किया गया। जैसे कि आप बोल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, इसको लेकर उन्होंने सवाल किया है। आप उनके वो उसमें कैसे हो गया और इसमें आप अलग बोल रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि कोई जो और कोई वाली बात आ गई यहाँ पे, टाइटल और रिलीजियस कैरेक्टर ये दो अलग अलग चीज़ है। यही जो है कई बार मुस्लिम पक्ष जो है समझने का प्रयास नहीं कर रहा। हम टेस्ट कर रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर उस स्थान का क्या है, उसका टाइटल कुछ भी हो जाए, रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। और ये जहाँ तक बात है जो इन्होंने कोई एक्सचेंज कर लिया वो कर लिया, उसमें सरकार के और किसी के बीच में हुआ। यही बात जो है वो 1937 दीन मोहम्मद के केस में आई। दीन मोहम्मद का केस मुस्लिम पक्ष ने अपने फेवर में कोर्ट किया और उसमें यही निर्णय आया कि उसमें जो हिंदू पक्ष था वो तो पार्टी ही नहीं था। तो यदि आपने कोई एक्सचेंज कर भी लिया सरकार ने गलतफहमी से, तो क्या उसमें हिंदुओं को पार्टी बनाया? नहीं बनाया। तो जिसमें आप पार्टी नहीं है वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये तो लॉ का बिल्कुल बेसिक सिद्धांत है। जी तिकुर रहमान साहब, उम्मीद करती हूँ कि आपका जो प्रश्न था उसका जवाब संजय जी ने दे दिया है और काफी डिटेल में हमने चर्चा की है, विस्तृत रूप से चर्चा हुई इस पूरे मुद्दे पर कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ज्ञानवापी का पूरा विवाद क्या है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? की बातों से तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं समझता हूँ और दो चार हमको इस तरह के डिस्कशन रखना चाहिए ताकि मैं समझ पाऊं, क्योंकि संजय जी मैं देखिए एक लिबरल माइंडेड और अपने आप को वो करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव नहीं करता हूँ। विद इन द कम्युनिटी भी हमारा जो है वो एक तरह का स्ट्रगल चलते रहता है उलमाओं से, ऑर्थोडॉक्सी से। तो ये जो रिलीजियस बिगॉट्री है, क्या ये 21st सेंचुरी के लिए एडवाइजेबल है? जो काम आक्रांताओं ने किया, औरंगजेब ने किया, एक बिगॉटेड एम्पियर ने किया, क्या ये हमको शोभा देता है उसी बिगॉट्री में हम फिर से लिप्त हो जाएं और भारत जो इतना बड़ा एक विश्व गुरु बनने की वो रखता है, क्षमता रखता है, उसको हम इन जागरण, इन रिलीजियस बिगॉट्री के जागरण में डालकर उसको हम कहीं ना कहीं पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं समझता हूं हमारे 21st सेंचुरी के चैलेंजेस, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इन सब चीजों में कहीं अपने आप को खोज पाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है और मुझे लगता है कि ये बात हमें खासतौर से मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। जो मंदिर आक्रांताओं ने तोड़े, खासतौर से जो मुख्य धार्मिक स्थल है उनकी हम बात कर रहे हैं। जी संजय जी, आप पहले बात पूरी कर लीजिए। मैं यही कह रहा था कि भाई ये जब बिगेटरी की बात करते हैं तो वो बिगेटरी किसे कहते हैं उस परिभाषा को तो तय करना पड़ेगा ना। अब
जो भी मुस्लिम पक्ष की ओर से हुआ उसको न केवल आक्रांताओं की बात हम करते हैं, हमने उसको जो है भारत के विभाजन में भी देखा है। और भारत के विभाजन के बारे में मैं अधिक नहीं और किसी की बात नहीं करूं तो डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा था उस समय, मेरे विचार से बिगेट्री की बेस्ट डेफिनेशन वही है। उनका स्टेटमेंट मैं कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया इज द गैंगस्टर्स मेथड ऑफ पॉलिटिक्स। अब इस 1947 में जब विभाजन हो गया, विभाजन के बाद जिनको उधर जाना था वो चले गए, किसी को फोर्स नहीं किया गया। कम से कम जहाँ के लोगों ने बनवाया पाकिस्तान, यानी कि हम सब जानते हैं कि उसके जो स्थान था, मुख्य स्थान उसको बनाने का, वो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश से किसी को फोर्स नहीं किया गया जाने के लिए। आपके अलीगढ़, आपका बरेली, या पूरा का पूरा ये बरेलवी जमात लगी हुई थी उसके अंदर। अलीगढ़ तो उसका जो था वो एक तरह से एपिसेंटर था। तो इन सबको, किसी को आज तक अलीगढ़ जो है वो स्टेट फंडेड होने के बाद भी उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो विद्यमान है। भारतीय जनता पार्टी सरकार भी नहीं कर रही कुछ, जबकि आर्टिकल 28 सीधे सीधे जो कह रहा है उसको हमारे ओवैसी साहब कोट करते रहते हैं, लेकिन वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आपके जामिया मिलिया के बारे में जो उसमें हो रहा है उसके बारे में नहीं कहते। तो ये जो पूरा जो आपका इतिहास है उसको आप ये सोचें कि केवल हिंदू पक्ष भुला दे और ये कहे कि नहीं नहीं साहब के ये, और इन द फेस ऑफ जो कुछ हो रहा है चारों तरफ, जब सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, उसमें हिंदू पक्ष उसको बुला दे, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। कार्ल पॉपर वाला जो सिद्धांत है वो लागू हो जाता है अल्टीमेटली। अतीकुर रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपके? टॉलरेटिंग इंटॉलरेंस मीन द एंड ऑफ टॉलरेंस। संजय जी, उसी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं ना कि जो 1947 में हुआ, जो 15-16 सेंचुरी में हुआ, क्या आज के मुसलमान या आज के समाज को, आज के युवा को हम उसी तरफ नहीं ढकेल रहे हैं इन सब बातों में लिप्त करके? कब उभरेंगे हम? ये सर तन से जुदा के नारे तो अब लगना शुरू हुए 2-4 महीने पहले ना। इससे पहले तो भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। अयोध्या के जजमेंट के वक्त में भी नहीं हुआ, ट्रिपल तलाक के जजमेंट के वक्त में भी नहीं हुआ। मुसलमान समाज और हिंदू समाज को क्या चैन से जीने का मौका मिलेगा? क्या हमको ये एक खुली हवा में आज के युवा सांस ले पाएंगे? अगर मैं दोषी ठहराते रहूं 50 साल पहले, 100 साल पहले जो कुछ भी हमारे लोगों ने किया, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, बादशाहों ने भी, मौलानों ने भी, पंडितों ने भी, क्या ये हमको शोभा देता है संजय जी? हमने कोविड में जो हमारे लोगों को हमारी आंखों के सामने मरते हुए देखा, हमको सिर्फ एक ही एहसास हुआ कि अगर आज हमारे पास साइंटिफिक टेम्परामेंट होता, अगर आज हमारे डॉक्टर्स के पास वो एप्टीट्यूड होता, अगर आज हमारे समाज में वो लोग इतने सक्षम होते, अरे ऑक्सीजन लगाना नहीं आ रहा था लोगों को, लोग सड़कों पे मर जा रहे थे विदाउट ऑक्सीजन। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट संजय जी मैं समझता हूँ इस तरह से बिगोटरी में पड़ के, और मैं दोनों की बिगोटरी की बात कर रहा हूँ, मैं एक तरफ की बिगोटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे जैसा भी डिफाइन कर लीजिए। बिगोटरी इज बिगोटरी, एक तरह की जो उसके अंदर जो 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 अक्खड़पन रहता है, उस अक्खड़पन की मैं बात कर रहा हूं। उसको खत्म करने के लिए हम कब कदम उठाएंगे? बिल्कुल, आपने सही और बहुत अहम सवाल उठाया, क्योंकि आज का सबसे बड़ा मुद्दा ताली एक हाथ से तो नहीं बच सकती ना। जी बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि देश में जो आज माहौल बना हुआ है सर तन से जुदा, और खासतौर से हम जब देख रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है, तो ऐसे में जब हम ज्ञानवापी जैसे मुद्दों की बात करते हैं, बहस करते हैं, तो उस पर खुले दिल से मुस्लिम समाज को और मुस्लिम लीडरशिप को अहम और बड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहस अभी शुरू हुई है, कोर्ट में केस गया है, आगे ये बहस कब तक चलेगी और कितनी लंबी चलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि खासतौर से वाराणसी के जो लोकल लोग हैं, उनका ये कहना है कि हालांकि ये केस जो भी है कोर्ट में है, लेकिन आपस में लोगों में काफी दूरियां बनती जा रही हैं और स्थानीय जो व्यवसायिक हैं उन पर बड़ा असर पड़ रहा है। तो समाज पर असर पड़ता है ऐसे मुद्दों का, इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है और
अगर आपसी बातचीत से अगर इस तरह के मामले सुलझ सकते हैं तो जरूरी है कि जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, आप दोनों ने अहम जानकारियां साझी की। नमस्कार, जय हिंद। माय प्लेजर। धन्यवाद।